अ क्लोज़र लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खलजीज एंड तुगलक। यहाँ हमें समझ में आएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो खलजीज और तुगलक के अंडर कैसा था, कैसे उन्होंने इम्पोर्टेंस दे रखी थी स्लेव्स को उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमेशा इसी वजह से उनके किंगडम में कंट्रोवर्सीज खड़ा हो जाया करती थी। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वाज सेड द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स rather than appointing aristocrats and landed chieftains governor. The early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slave purchased for military service called बंदगान in Persian। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो दिल्ली किंगडम है ये बढ़ता चला गया, उन्हें और भी ज़्यादा गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी जो कि रिलायबल हों। तो उन्होंने अरिस्टोक्रेट और चीफ्टन्स की जगह अपॉइंट करना शुरू कर दिया अपने स्लेव्स को, जो हमेशा से चला आ रहा था ट्रेडिशनली, ये उन्होंने फॉलो नहीं किया। स्पेशली इल्तुतमिश ने जो अपने स्पेशल स्लेव्स हैं जो कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए उनके द्वारा खरीदे गए थे, उन्हें इन पोजीशंस पर अपॉइंट कर दिया गया, और इन्हें उस टाइम पर क्या कहा जाता था, बंदगान, और ये एक पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है। इन्हें काफ़ी केयरफुली ट्रेन किया जाता था, तब जाके इन्हें उनके किंगडम में इम्पोर्टेंट ऑफिस मिलते थे। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। अब ये जो बंदगान थे ये टोटली रिलाई करते थे, निर्भर थे अपने मास्टर के ऊपर, तो इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उन्हें ट्रेड करने का, उन्हें धोखा देने का। इसीलिए सुल्तान भी उन पर काफ़ी रिलाई करते थे और उन पर भरोसा करते थे। Slaves rather than sons, the sultans were advised। Slaves rather than sons, जो तुगलक और खलजीज थे ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते थे, डिपेंडेंट होते थे अपने स्लेव्स पर, और इनके जो स्लेव्स होते थे ये भी काफ़ी हद तक अपने मास्टर के लिए लॉयल रहते थे। सुल्तान्स को एडवाइस किया जाता था कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जब किस्मत अच्छी हो तभी ज़िंदगी में कभी कभार एक योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। और जो उनके टाइम पर वाइस मैन होते थे, जो बुद्धिमान लोग समझे जाते थे, वो ये कहते थे कि एक योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन। ये जो बंदगान थे ये खलजी और तुगलक्स के द्वारा लगातार उपयोग में लिए जाते रहे, और ये छोटी कास्ट या छोटे के सेक्शन से होने के बावजूद इन्हें प्रमोट किया जाता रहा हाई पॉलिटिकल पोजीशंस को लेकर, और ये कई बार जनरल्स और गवर्नर तक की पोजीशन में अपॉइंट कर दिए जाते थे। लेकिन एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन में आ गई। ये जो स्लेव्स होते थे या क्लाइंट्स होते थे ये लॉयल रहते थे अपने मास्टर्स के लिए और पैट्रॉन्स के लिए, लेकिन उनके ईयर्स मतलब उनके जो आने वाले बेटा या बेटी होते थे उनके लिए ये उतने लॉयल नहीं होते थे। यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी और पर निर्भर करता हो, जैसे यहाँ पर ये जो बंदगान्स थे ये अपने मास्टर्स पर निर्भर करते थे। नए सुल्तान जो भी आते थे उनके खुद के सर्वेंट्स होते थे, उनके खुद के गुलाम होते थे। इसी वजह से कई बार एक्सेशन मतलब जब भी कोई राजा अपने राजकुमार को आगे चलकर राजा बना देता था, मतलब जो राजकुमार कभी राजा बनता था, इनके स्लेव्स और पुराने स्लेव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते थे और इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती थी। द patronage of these humble people by Delhi Sultan also shocked many elites and authors of Persian Tawarikh criticized Delhi Sultans for appointing low and base-born high offices। इसी वजह से जो हम वहाँ पर जो नोबिलिटी रहते थे, जो हाई पोजीशंस पर लोग होते थे उनके दरबार में, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि कैसे लो और बेस बॉर्न जो लोग थे उन्हें हाई ऑफिशियल्स बनाया जा रहा था। पहले के सुल्तान की तरह ही जो खलजी और तुगलक्स होते थे, इन्होंने जो इनके मिलिट्री कमांडर्स थे इन्हें गवर्नर बना दिया उन टेरिटरीज़ का जहाँ पर ये रूल किया करते थे। ऐसी लैंड्स को, ऐसी ज़मीनों को कहा जाता था इक्ता, और इसके होल्डर को कहा जाता था इक्तादार या फिर मुक्ति। इन मुक्तीज़ की ड्यूटी होती थी कि वो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करें और उन इक्ताज़ में, उन लैंड्स में लॉ और ऑर्डर को बनाकर रखें।
अब इन exchange for their military services, the Muktis collected revenue of their assignment as salaries. मिलिट्री सर्विस देते थे ये मुक्ति, और इन्हें जो वहाँ से टैक्स मिलता था उसी टैक्स को ये मिलिट्री में और अपने खर्चों में जोड़ लेते थे. दे ऑल्सो पेड देयर सोल्डर फ्रॉम these revenues. Control over Muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for short period of time before shifted. अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चालाकी ना दिखा पाए, किसी भी तरीके की ब्राइबरी ना हो. इससे बचने के लिए क्या होता था? सबसे पहली बात, उनकी जो पोस्ट होती थी वो इनहेरिटेबल नहीं होती थी. मतलब कोई मुक्ति का जो लड़का होगा, जो उसकी लड़की होगी या कोई भी रिलेटिव होगा, वो आगे चलकर मुक्ति या फिर इक़्तिदार नहीं बनेगा, और शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में इनका ट्रांसफ़र भी होता रहता था, और इसी वजह से वो किसी भी एक जगह में पावर होल्ड नहीं कर पाते थे. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये सर्विसेज सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दी गई थी. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्हें फॉलो करना पड़ता था. अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज. जो स्टेट होता था, जो राजा होता था, वो अकाउंटेंट्स को अपॉइंट कर देता था ताकि सही रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया है मुक्तीज के द्वारा वो पता चल सके. केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स. जो मुक्ति है वो उतने ही सोल्जर्स अपॉइंट करे जितना उन्हें कहा गया है, और उतना ही टैक्स वसूले जितना का परमिशन उन्हें प्राप्त है. इसीलिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छे से चलता जा रहा था. जैसे ही दिल्ली के सुल्तानों के हाथ में वहाँ के दूर दराज के एरिए आए, उन्होंने वहाँ के हाई प्रोफाइल लोग जैसे वहाँ के चीफ्टेंस, सामंत और या जो अरिस्टोक्रेट्स थे उनकी ऑथोरिटी भी अपने हाथ में ले ली. अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल. ये सारे वो लोग थे जो पहले टैक्स इम्पोज करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे वो पावर ले लिया था और उनके सारे के सारे पावर कैंसल कर दिए गए थे. इवन दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस. अब वो लोग जो टैक्स ले रहे थे उन्हें भी फोर्स किया जा रहा था टैक्स पे करने के लिए. द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स. जो सुल्तान के अकाउंटेंट्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से लैंड को नापा और बहुत ही केयरफुली उन सब का हिसाब किताब किया. सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड सर्व्ड एज द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर्स. इन्हीं के यहाँ पर कुछ पुराने चीफ्टेंस और लैंडलॉर्ड जो थे वो सुल्तान्स के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वहाँ पर जो टैक्स है उसको असेस किया करते थे. वहाँ पर 3 टाइप के टैक्सेस होते थे. सबसे पहला टैक्स था कल्टीवेशन पर, एग्रीकल्चर पर, जिसे खराज कहा जाता था, और ये होता था उनके प्रोडक्शन का 50%. इसके बाद जो दूसरा टैक्स लगता था वो लगता था कैटल्स पर, मवेशियों पर, गाय, भैंस, भेड़ आदि इन सभी पर. और जो तीसरा टैक्स था वो लगता था घरों पर, हाउसेस पर. ये तो बात हो गई टैक्सेस की, लेकिन हमें एक बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब कॉन्टिनेंट का बहुत सारा हिस्सा ऐसा भी था जो इन सुल्तान्स के कंट्रोल के बाहर था, जहाँ पर अभी भी इनका आधिपत्य, इनकी पावर इम्पोज नहीं हुई थी. क्यों नहीं हुई थी? कि बंगाल जैसी जगह जहाँ आज भी ट्रेन से जाने में 2 दिन लग जाते हैं, ऐसी जगह का कंट्रोल दिल्ली में उस वक्त कितना टफ रहा होगा. जैसे तैसे अगर वो कंट्रोल कर भी लेते थे तो उनके हाथ से वो एरिया चला जाता था. इसका बेस्ट एग्जांपल है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन जैसे ही ये उस जगह से हटे फिर से ये जगह इंडिपेंडेंट हो गई. इवन इन द गैंजेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्ट एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट. अब गैंजेटिक प्लेन में भी बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर कंट्रोल नहीं था. किनका? सुल्तान की फोर्सेस का. लोकल चीफ्टेन एस्टेब्लिश देयर रूल्स इन दीज रीजन्स. जो लोकल सरदार होते थे, चीफ्टेंस होते थे, ये उन एरियाज़ में अपना कंट्रोल ले लिया करते थे. समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट कुड ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. अब ये जो सरदार थे इनसे कई बार वो पोजीशन ले ली जाती थी, लेकिन ये कब तक होती थी? एक छोटे से टाइम के लिए. जैसे ही ये लोग वहाँ से हटते थे उस जगह का कंट्रोल वापस से इन चीफ्टेंस के पास आ जाया करता था.